ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा कि कंट्री ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, जो रिपोर्टेडली पाकिस्तान में होने वाले थे। ईरान का सेकंड राउंड टॉक्स में ना जाना वॉशिंगटन की एक्सेसिव डिमांड्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कांस्टेंट शिफ्ट्स इन स्टांस, रिपीटेड कॉन्ट्रडिक्शंस और ऑनगोइंग नेवल ब्लॉकेड, जिसे वो सीज फायर का ब्रीच मानता है, इस वजह से है। IRNA ने अपने इंग्लिश अकाउंट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा। IRNA ने यह भी कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच इस्लामाबाद में सेकंड राउंड पीस टॉक्स के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, नॉट ट्रू हैं। शिन्वा न्यूज एजेंसी ने फारसी रिपोर्ट को कोट करते हुए बताया, यूएस की तरफ से जो रिपोर्ट्स रिलीज हुए उन्हें IRNA ने एक मीडिया गेम और ब्लेम गेम का पार्ट बताया, जिसका एम ईरान पर प्रेशर बनाना है और ये स्ट्रेस किया कि यूएस की एक्सेसिव, इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक डिमांड्स, बार बार पोजीशन चेंज करना, कांस्टेंट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स और सो कॉल्ड नेवल ब्लॉकेड का कंटिन्यूएशन अब तक नेगोशिएशंस को आगे बढ़ने से रोक रहा है। IRNA ने ऐड किया कि करंट सिचुएशन में कोई ब्राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है फ्रूटफुल नेगोशिएशंस के लिए। 28 फरवरी को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने तेहरान और ईरान के कई सिटीज पर जॉइंट अटैक्स किए, जिसमें ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और सिविलियंस की डेथ हो गई। ईरान ने इसका जवाब दिया मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स के वेव्स लॉन्च करके, जो इजराइल और यूएस बेसेस और एसेट्स को मिडिल ईस्ट में टारगेट कर रहे थे, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टाइट कंट्रोल एक्सरसाइज किया। 8 अप्रैल को वॉरिंग पार्टीज के बीच सीज फायर अचीव हुआ, जिसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरानियन और यूएस डेलीगेशंस के बीच लेंथी टॉक्स हुई। लेकिन जब इस्लामाबाद में पीस नेगोशिएशंस कोलैप्स हो गए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वाटरवे पर अपना ब्लॉकेड इंपोज कर दिया। ईरानियन और यूएस डेलीगेशन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान में एक और राउंड ऑफ पीस टॉक्स करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी करंट ऑयल शॉक और वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल टेंशंस के इंपैक्ट को हैंडल करने के लिए वेल पोजीशन्ड है। FY27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.1% के बीच प्रोजेक्ट की गई है, SBI रिसर्च के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट ने नोट किया कि इंडिया ग्लोबल अनसर्टेनिटी के इस फेज में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से एंटर हुआ है, जिसे रोबस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। कंट्री इस बार ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेंथ के साथ एंटर हुआ है। FY26 ग्रोथ 7.6% के साथ, रिपोर्ट ने कहा, और यह भी ऐड किया कि इंडिया ने पहले भी ऐसे ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस में रेजिलियंस दिखाई है। FY27 के लिए ग्रोथ अराउंड 6.8% प्रोजेक्ट की गई है, लेकिन रिपोर्ट ने पोटेंशियल रिस्क्स भी हाईलाइट किए हैं, जैसे सुपर एल नीनो का पॉसिबिलिटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन अराउंड 4.5% रहने का एस्टिमेट है और फिस्कल डेफिसिट 4.5 से 4.6% के बीच प्रोजेक्ट किया गया है। फाइनेंशियल सिस्टम की स्ट्रेंथ हाईलाइट करते हुए रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर स्टेबल है। साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और रुपी को सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अप्रोच की जरूरत बताई गई। रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने मल्टीपल वॉर्टिसीज ऑफ हेडविंड्स क्रिएट किए हैं, जो एग्रीकल्चर, MSMEs, कंजम्पशन और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इंडिया के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुबई और अबू धाबी जैसे फाइनेंशियल हब्स में अनसर्टेनिटी इंडिया के गिफ्ट सिटी को एक स्टेबल ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन बना सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स में एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन इंडियन एयरपोर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है ऑल्टरनेटिव ट्रांजिट हब्स बनने के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसेंजर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रंट पर SBI रिसर्च ने कहा कि 2026 में कई ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने रेट एक्शंस पॉज कर दिए हैं पहले ईजिंग के बाद। इंडिया के लिए नियर टर्म में रिजर्व बैंक स्टेटस को अप्रोच मेंटेन कर सकता है। ग्रोथ इन्फ्लेशन पैराडॉक्स इस टाइम रेट डिसीजन के लिए ज्यादा स्पेस नहीं देता, रिपोर्ट ने कहा, और ये इंडिकेट किया कि लोअर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट रिजीम कंटिन्यू हो सकता है जब तक ग्लोबल डेवलपमेंट्स का फुल इंपैक्ट क्लियर नहीं होता। इंडिया अब अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करने का एम करता है। 2047 तक 100 गीगावाट तक, जो अभी 8.8 गीगावाट है, लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी के पार्ट के रूप में। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन घनश्याम प्रसाद ने ये बात नेशनल कैपिटल में इंडिया के न्यूक्लियर रोड मैप सेशन में कही। एक डिटेल रोड मैप ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है, जिसमें 100 गीगावाट टारगेट अचीव करने के स्टेप्स आउटलाइन किए गए हैं और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इस प्लान का की पार्ट है, उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि एक की माइलस्टोन शांति एक्ट का इनैक्टमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी रूल्स, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस फ्रेम करने का काम चल रहा है, जिससे फ्रेमवर्क को ऑपरेशनलाइज किया जा सके।
ये एफर्ट्स अभी ऑनगोइंग हैं, जिसमें स्टेक होल्डर फीडबैक इंक्लूड करने और स्मूथ इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करने पर फोकस है, प्रसाद ने ऐड किया। सीईए चीफ ने कहा कि डिस्कशंस का फोकस फाइनेंशियल फ्लोज और पॉलिसी एग्जीक्यूशन को एक्सेलरेट करना है और साथ ही प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन सके। की चैलेंजेस हाईलाइट करते हुए उन्होंने फ्यूल सिक्योरिटी इंश्योर करने, सूटेबल प्रोजेक्ट साइट्स आइडेंटिफाई करने और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रसाद ने यह भी इंडिकेट किया कि फ्यूचर में सेक्टर में वाइडर पार्टिसिपेशन हो सकती है। अभी न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक सिंगल प्लेयर डोमिनेट करता है, लेकिन फ्यूचर में 10 से 12 कंपनीज एंटर कर सकती हैं, जो कैपेसिटी एडिशन को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट करेंगी। ऑपरेशनल फ्रंट पर उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को एक रिलायबल और स्टेबल बेस लोड पावर सोर्स बताया। ये एक डिपेंडेबल सोर्स है जो सालों तक कंटिन्यूअसली चल सकता है, उन्होंने कहा, और ऐड किया कि ये पावर जनरेशन के सेफेस्ट फॉर्म्स में से एक है जब इसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कॉन्टेक्स्ट में प्रसाद ने कहा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये अभी ग्लोबली डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए पोटेंशियल रखते हैं।